नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मन लगा तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, एनसीईआरटी सार संग्रह जो वन लाइनर महेश कुमार वर्णवाल जी का हमने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, इसमें आज अगला लेक्चर रहने वाला है मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 2। इससे पहले पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही साथ मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज रहेगा हमारा मध्यकालीन भारत का दूसरा पार्ट। ठीक है, इससे पहले जो प्राचीन भारत है वो भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी आप जाके वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उत्तराखंड की जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली हैं। इन वीडियोस को एक रिवीजन के तौर पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट 2024 की ये बुक है, इसको मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके थे चीज़ों को। आज रहेगा हमारा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम देखते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1336 में हरिहर एंड बुक्का नाम के दो लोगों ने यहाँ पे इसको की थी, राजा थे दोनों। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर जो है कहाँ पे है, ये आपका जो वर्तमान में आपका कर्नाटका है। ठीक है, तो कर्नाटका के अंतर्गत हमारा क्या है, विजयनगर साम्राज्य था। अगला है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो बुक्का प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत इनके द्वारा यहाँ पे भेजा गया था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बुक्का प्रथम को यहाँ पे विजयनगर से जो अभिलेख मिले हुए हैं उनमें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, हरिहर ने विजयनगर, जो कि हम्पी, आपने हम्पी का नाम भी सुना होगा, ठीक है, वो अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों में गोवा को छीना। तो विजयनगर का पहला शासक हरिहर द्वितीय था, जिसके द्वारा क्या किया, बहमी जो साम्राज्य था उनसे क्या किया, गोवा को छीन लिया गया यहाँ पे। ठीक है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलता है। तो विजय विठ्ठल जो मंदिर है वो आपका हम्पी में ही है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकुंडा का युद्ध जो हुआ था कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वंश दिए हुए हैं, उनके संस्थापक हैं, समय दिया हुआ है और उनके अंतिम शासक दिए हुए हैं। तो बहुत बार मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, संगम जो वंश था, इसके संस्थापक थे हरिहर प्रथम, और इसका जो समय था वो 1336 से लेकर 1356 तक था। 20 साल तक यहाँ पे शासन था इनका। और अंतिम शासक जो यहाँ पे थे विरूपाक्ष द्वितीय थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सालो वंश आता है, जो सालो नरसिंह इनके संस्थापक थे, और 1485 से लेके 1505 तक यहाँ पे ये समय रहता है इनका। और इनके जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं इम्माड़ी नरसिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद आता है तुलु वंश। आपने तुलु वंश के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। ठीक है, इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। और इसका टाइम पीरियड था 1505 से लेके 1570 तक। और अंतिम शासक थे इनके सदाशिव राव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि जो तुलु वंश था इसके संस्थापक कौन थे और इनका अंतिम शासक कौन था। तो पहले जो संस्थापक थे वो वीर नरसिंह थे, और अंतिम शासक थे आपके सदाशिव राव थे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अराविडु वंश आता है, और इनके जो संस्थापक थे वो तिरुमल थे। 1570 के बाद इनका टाइम पीरियड बताया जाता है। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री में कुछ चीज़ें मिली नहीं है, इसके लिए यहाँ पे 1570 के बाद बताया गया है, और कितना टाइम तक रहा ये कुछ यहाँ पे मिले नहीं है। ठीक है, साक्ष्य। और अंतिम शासक इनका रंग तीर्थी था। ठीक है, आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य था, इसके जो किसी भी राज्य की जो मेन चीज़ होती है वो होती है वित्तीय व्यवस्था, उसी से वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो उस समय जो विजयनगर साम्राज्य भू राजस्व था, इससे ही वहाँ की जो इकोनॉमी चीज़ जैसी वित्तीय व्यवस्था थी वो चलती थी। ठीक है, जिसमें सेना की क्या करना है, सेना को मतलब सैलरी देना, साथ में चीज़ों को कैसे लेके चलना है। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था। तो इनको अष्टदिग्गज कहा जाता। देखिए, जैसे आपने देखा होगा अवगत के नवरत्न के बारे में पढ़ा होगा, शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनके बारे में पढ़ा होगा। तो इसी क्रम में कृष्णदेव राय के दरबार में भी 8 तेलुगु कवि थे, इनको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है, अष्टदिग्गज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तालीकोटा, जिसको हम राक्षसी तगड़ी भी कहते हैं, का युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1565 में हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के कुछ राजवंश दिए हुए हैं, इनको एक बार देख लेंगे हम लोग। यात्री दिया हुआ है, देश, शासक और विवरण दिया हुआ है।
पहले आते हैं निकोलो डी कोट्टी, आपने इनके बारे में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। ये इटली के थे और देवराय प्रथम के शासनकाल में ये आए थे विजयनगर साम्राज्य में। इनने क्या विवरण किया है, विजयनगर शहर का वर्णन इनके द्वारा ही किया गया है। जो हमें अभी साक्ष्य मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो हिस्ट्री की पता चलती है, वो हमको इन्हीं लोगों के जो यात्री थे, इनने अपनी बुकों में कहीं ना कहीं इनका वर्णन किया उस जगह का, और उसी से हमें यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अगला है अब्दुल रज्जाक, ये फारस से आया था, देवराज द्वितीय के टाइम पे आया था, और साथ ही विजयनगर सचिवालय का वर्णन इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अगला है पायस पुर्तगाली थे और कृष्ण देवराय के टाइम पे आए थे। विजयनगर की जो शिल्प व व्यापार का वर्णन इनने अपने उसमें किया हुआ है, ठीक है, यात्रा विवरण कह सकते हैं हम, यात्रा विवरण। अगला है बारबोसा, ये पुर्तगाली थे, कृष्ण देवराय के टाइम पे ये भी आए थे, और सती प्रथा का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। जो अभी आपने देखा होगा सती प्रथा जो भारत में चलती थी पहले से, ठीक है, तो इसका वर्णन इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। अगला है सीजर फेडरिक, ये पुर्तगाली थे, सदाशिव राव के टाइम पे ये आए हुए थे, और विजयनगर का वर्णन इनके द्वारा इसमें किया गया है। अगले आते हैं न्यूनीज, ये पुर्तगाली थे और अच्युत देवराय के समय पे आए थे, और सती प्रथा का उल्लेख इनके द्वारा भी इसमें किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा बहुत बार, सती प्रथा का वर्णन किसके द्वारा किया गया है, एक बारबोसा के द्वारा किया गया है, साथ ही साथ न्यूनीज के द्वारा भी यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके निकितीन, ये आते हैं रूस से आते हैं, ठीक है, मोहम्मद तृतीय के टाइम पे आते हैं, और विजयनगर की असमानता का वर्णन यहाँ पे ये करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ विजयनगर साम्राज्य में जो विदेशी यात्री आए थे उनका वो है, ठीक है, विवरण है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था, इसके समय पे जो शासक थे कृष्णदेव राय, इनके अधीन साहित्य का स्वर्ण युग तेलुगु कहा जाता है, ठीक है। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा वाडिया की द्वारा की गई। तो इस समय जो विजयनगर साम्राज्य था, इसके शासक थे आपके वेंकट द्वितीय थे, ठीक है, वेंकट द्वितीय थे। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थी गंगा देवी। ये क्वेश्चन ही पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, स्टेट का एग्जाम देते हैं, या रेलवे का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। होशियारों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो होशियारों की प्राचीन राजधानी थी द्वार समुद्र, उसका वर्तमान नाम हेलीवेड है, हेलवीड, ठीक है, क्या है, हेलवीड है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य है, इसके जो प्राचीन राजधानी थी, ठीक है, ये मिलते हैं हम्पी के खंडहरों से। अभी आप हम्पी जाएंगे घूमने, तो वहाँ पे आप देखेंगे, तो वहाँ पे अभी भी एक खंडहर मौजूद है, जिससे कि हमें प्राचीन राजधानी जो विजयनगर की, उसके बारे में यहाँ पे पता चलता है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण थे, इनको जो आश्रय दिया गया था, वो दिया गया था विजयनगर के राजाओं के द्वारा यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। कुछ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट राजधानी और संस्थापक दिए हुए हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इसको हम देख लेंगे, ये भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला यहाँ पे बोला गया है, राज्य दिया हुआ है, संस्थापक दिए हैं, स्थापना, राजवंश, राजधानी और उनका विलय दिया हुआ है। पहला आता है बरार, फतुल्ला इमाद शाह, स्थापना 1484 में होती है, राजवंश इमाद शाही, राजधानी इनकी एचिजपुर और ग्वालीगढ़ था, और इनका विलय होता है आपका 1574 में अहमदनगर में, ठीक है। इसके बाद आपका राज्य बीजापुर, आपने सुना होगा इनके बीजापुर के बारे में। यूसुफ आदिल खां इनके संस्थापक होते हैं, 1489 में इसकी स्थापना होती है। राजवंश इसका आदिल शाह था। राजधानी नौरसपुर, और औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया 1686 में, ठीक है। बीजापुर को क्वेश्चन पूछता है किसने मिलाया था अपने साम्राज्य में, औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे मिलाया गया था। इसके बाद अहमदनगर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मलिक अहमद संस्थापक भी पूछे जाते हैं, स्थापना 1490 में होती है। इसके राजवंश निजाम शाही राजवंश था यहाँ पे, और जुन्नार अहमदनगर इनकी राजधानी होती है, और शाहजहाँ द्वारा मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया जाता है 1637 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अहमदनगर किसने मिलाया था, शाहजहाँ ने मिलाया था अपने साम्राज्य में। फिर आता है गोलकुंडा कुतुब, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा राज्य था, संस्थापक इससे कुली कुतुब शाह थे। 1512 में ये इसकी स्थापना होती है। राजवंश कुतुब शाही था। राजधानी गोलकुंडा, क्वेश्चन पूछता है गोलकुंडा की राजधानी कहाँ थी, तो गोलकुंडा ही थी। 1687 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसको भी क्या कर देता है, मिला लिया जाता है, ठीक है। बीजापुर और गोलकुंडा को किसने मिलाया था, यहाँ पे औरंगजेब ने मिलाया था। फिर आता है बिदर, अमीर अली बरीद संस्थापक होते हैं। 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। राजवंश बदिर शाही और राजधानी बिदरी होती है। इसको 1618 में बीजापुर में मिला लिया जाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइट हर स्लाइड में यहाँ पे लिखी होती है। विजयनगर साम्राज्य 1336 से
1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, और हिंदू रूलर यहाँ पे रूल करते थे। आगे बढ़ेंगे अगले पेज की तरफ। अब देखेंगे हम अगला चैप्टर, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। देखिए, आप कोई मुगल शासन पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, उनकी जो प्रशासन इकाई है वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे आगे किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। पहला है, दीवान मुख्तराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इसकी स्थापना होती है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान होते आपके तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया गया था? तेलंग ब्राह्मण खां ए जहां। ठीक है, अगला है, वजारत का चरमोकर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो ये होता है आपका तुगलक राजवंश के अंतर्गत होता है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी ये चौधरी होता था। ठीक है, अगला है, हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो ये सिंचाई पर लगाया जाने एक कर था। क्वेश्चन पूछ लेगा, हक ए सर्व कर किस टाइप का कर है? ये एक सिंचाई कर है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पहले जजिया था, गैर मुस्लिमों में लिया जाने वाला एक कर होता था जजिया कर। जकात, मुसलमानों में उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर होता था, जिसको जकात कर कहते थे। फिर आता है खुस्म, लूट से प्राप्त जो धन था इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा ही सैनिकों में दिया जाने लगा। ठीक है, इसके बाद आता है खराज। खराज क्या होता था? भू राजस्व होता था, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कि इस्लामी शरीयत के अनुसार ये कर थे। जजिया, जकात, खुस्म और खराज थे। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन मसूद शाह जो सिक्कों पर बगदाद कहाँ पे आप लोग बताएंगे? ठीक है, मैप आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासनकाल में अंकित हुआ है? अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका एवं तांबे का जितल नामक दो सिक्के चलाए थे। किस चलाए थे? क्वेश्चन पूछेगा। चांदी का टका किस चलाया था? इल्तुतमिश ने, और साथ ही साथ तांबे का जितल था जो, वो भी चलाया था इल्तुतमिश के द्वारा ही। अगला है, सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त जो राशि थी उसको फवाजिल कहा जाता था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से एक था इसका संबंध। अगला है, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना दिल्ली सल्तनत में कौन करता है? तो ये करता है बलबन करता है। ठीक है, अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश। ये चीज़ें हम आगे पढ़ चुके हैं, जब हम डिटेल में इससे पहले की वीडियोज़ में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। अभी यहाँ पे हम प्रशासन के बारे में बात करें दिल्ली सल्तनत के, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे, अब देखिए सल्तनत काल के प्रमुख विभाग दिए हुए हैं, और यहाँ से तो आपको 100% क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में। दीवानी वजारत ये वित्त विभाग होता था। दीवानी रियासत नियंत्रण विभाग होता था। दीवानी मुख्तराज ये कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलता था। दीवानी कोही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोही कृषि से कौसे कृषि, याद रख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दीवानी कोही कृषि के विकास के लिए ये था। ठीक है, दीवानी काजी, देखिए काजी क्या करते हैं? न्याय करते हैं, तो न्याय विभाग था। दीवानी इंसा पत्राचार विभाग। दीवानी अर्ज सैन्य विभाग। दीवानी रिसालत विदेशी विभाग। दीवानी बरीद गुप्तचर विभाग। और दीवानी बंदगन दास विभाग। देखिए दासों को क्या करते हैं? बंद करके रखते हैं, तो ऐसे आप याद इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किस में निहित होती थी? तो ये सुल्तानों में क्या होती थी? निहित होती थी। अगला है दोस्तों, सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मजलिस ए खलवत। किस नाम से? मजलिस ए खलवत के नाम से यहाँ पे जाना जाता था मंत्री परिषद को। ठीक है, इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये होती थी 20 से 25% होती थी सल्तनत काल में भू राजस्व की दर जो होती थी। अगला है, बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था, ये था फारस से।
देखिए अब यहाँ पे सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में दिया हुआ है, इनको एक बार देख लेते हैं। आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सत्र उस सुद धार्मिक विभाग का प्रधान था। अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान होता था। देखिए आखुर से अश्व ऐसे याद रख लो, ठीक है। सरे जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। अमीर हाबिजीब ये था दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन हर स्लाइड में पेज में आपको मिल जाती है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए बन जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला एवं साहित्य। देखिए प्रशासन हो गया, स्थापत्य कला हो गई और साहित्य हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर में भी आप लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, इंपॉर्टेंट है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का यहाँ पे निर्माण करवाया गया था। अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। देखिए जो कुतुब मीनार होता है उसका अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग शासन आते हैं, वो अपने यहाँ पे एक एक जो फ्लोर बनाते रहते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा भी यहाँ पे बनाया गया, तुगलक के द्वारा भी बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा, दिल्ली में है आपका। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो, क्वेश्चन पूछता है तूतीय हिंद किसको कहते हैं? तो अमीर खुसरो कहते हैं। इसका जन्म पटियाली एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो बलबन का मकबरा। तो बलबन का मकबरा है जो वो भारत में सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, ठीक है। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या है? तो अलबरूनी। तो अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद यहाँ पे लिखी गई है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रिम भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में बोला जाता है कि अमीर खुसरो ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया और इसको आगे ले जाने का काम इनके द्वारा किया गया, ठीक है। अब सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसको एक बार हम देख लेंगे। प्रमुख इमारतें हैं, साथ ही साथ निर्माता है। देखिए क्योंकि सल्तनत काल के बाद ही फिर मुगल काल भी आता है। अभी भी आप भारत के अंतर्गत देखते हैं बहुत बड़े बड़े यहाँ पे किले हैं, तो वो सब प्रमुख इमारतें उसी के टाइम पे हैं, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी के टाइम पे ये अपने हिस्ट्री को जानने का भी एक अच्छा वो है, और साथ ही साथ टूरिज्म के उस स्थिति में भारत में अच्छा खासा इसमें रेवेन्यू आता है, ठीक है। जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो भी बहुत भारत में इसको देखते हैं, जैसे आप ताजमहल देख सकते हैं, दिल्ली का लाल किला देख सकते हैं, जो आप हुमायूं टॉम है उसको देख सकते हैं, तो अलग अलग यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार, निर्माता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन इस्लाम, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माता है, बट इसमें अलग अलग लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। इल्तुतमिश के द्वारा भी दिया गया, ठीक है, तुगलक के द्वारा भी दिया गया, तो इसको याद रखना। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश। हौज शमसी व शमसी ईदगाह इल्तुतमिश के द्वारा। बलबन का मकबरा बलबन के द्वारा। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जमायत खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हजार सुतून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए इन वीडियोज़ को आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। ग्रंथ के लेखक, अब देखिए कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं। देखिए पहला ग्रंथ था संगीत राज, जो लिखा गया है राणा कुंभा के द्वारा। रागमाला पुडीरक विठुल्लाल के द्वारा। ताजुल मासिर हसन निजामी के द्वारा। तारीख़ दिल्ली खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ मोहम्मदी मोहम्मद हिम्मत खान। तारीख़ हिंद अलबरूनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और तारीख़ दिल्ली भी इंपॉर्टेंट है। तारीख़ मुबारक शाही ये भी इंपॉर्टेंट है, याहिना बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। फतवा जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी ये भी इंपॉर्टेंट है। खजाइन उल फुतू अमीर खुसरो। तारीख़ फिरोज शाही इंपॉर्टेंट है, शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फुतूहत फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तारीख़ यामिनी उत्बी के द्वारा। तबाकत नासिरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा। और रेहला इब्न बतूता, रेहला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे आपके लिए ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। अब देखिए
किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवा जहांदारी में किया गया है। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण दिया था? तो फारसी भाषा को इनके द्वारा संरक्षण यहाँ पे दिया गया था। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वप्रथम मिश्रण किस संगीत वाद्य में मिलता है? सितार में मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ये क्वेश्चन पूछता है किन शासकों के द्वारा दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा देखा गया। ठीक है। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को इसके मुझे माना जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? तो राणा कुंभा के द्वारा इसकी की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को यहाँ पे भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ये अभी लाहौर जो है अभी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में है, क्योंकि अभी 75 साल ही हुए हैं। ठीक है। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो भारत पाकिस्तान में था 1947 से पहले, तो यहाँ पे तो लाहौर जो है फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। देखिए भक्ति और सूफी आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में मिल जाता है। अब देखिए पहले हम सूफी संप्रदाय के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सूफी संप्रदाय में सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ यहाँ पे किया गया था। इसमें बासरा और बेसरा दो चीज़ें थी, जिसमें बासरा जो था वो इस्लामी कानून के समर्थक थे, जो बासरा थे, और इस्लामी कानून से जो मुक्त थे वो बेसरा थे। ठीक है। इसमें देखिए अब हम बासरा की बात करते हैं, तो इसमें होता है आपका चिश्ती सिलसिला, सुहावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। जिसमें आप चिश्ती सिलसिला में देख सकते हैं भारतीय संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं हम यहाँ पे। सुहावर्दी सिलसिला में संस्थापक सियाबुद्दीन सुहारवर्दी की बात करते हैं। कादरी सिलसिला में संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और नक्शबंदी सिलसिला में भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद वली बिल्ला बैरम के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो करेंगे चिश्ती सिलसिला, भारतीय संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ठीक है। इनके द्वारा देखिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत दो चीज़ें आती हैं। पहले हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो बुरहान हिंद गरीब जो होते थे, और गेसुदराज जो होते थे आपके दूसरे टाइप के। ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपके ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य थे ये, हजरत अलाउद्दीन साबिर और नासरुद्दीन चिरागे दहलवी। इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार एवं नियार संतों द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यूकेपीएससी खासकर ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा पूछती है। ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार और नियार संतों के द्वारा किया गया था। कबीर किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के शिष्य थे कबीर। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। ठीक है। ये स्टेटमेंट भी याद रखना। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इनको वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव संत के बारे में कहा जाता है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या था? तो अमर मूल। क्या था? अमर मूल था। ठीक है। आगे देखेंगे सिलसिला और संस्थापक दिया हुआ है। ठीक है। चिश्ती ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सुहारवर्दी सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया जो कि भारत में, कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, संतारी शाह अब्दुल सत्तारी, फिरदौसी शेख बजरुद्दीन और नक्शबंदी बाकी बिल्ला। रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया? तो विशिष्ट द्वैतवाद। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। दोस्तों रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? तो विशिष्ट द्वैतवाद। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति नहीं पूछे, यह कथन किसका था? तो ये था संत रामानंद का। इनके द्वारा कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति हो तो वो किसी का भी धर्म या संप्रदाय या जाति नहीं पूछेगा। ठीक है। कामरूप जो असम में है में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव के द्वारा यहाँ पे इसको असम के अंदर कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन यहाँ पे किया था। ठीक है।
क्वेश्चन बहुत बार ये पूछता है वल्लभाचार्य किस संबंधित है, तो शुद्ध अद्वैतवाद से संबंधित है। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म किस सदी में हुआ था, तो 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में होता है। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, तो ये किया था रामानंद जी के द्वारा किया गया था। बीजक के रचयिता कौन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये है कबीरदास जी। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और उत्तराखंड की बात करूंगा तो केदारनाथ भी इन्हीं 12 में से एक है। ठीक है, गुजरात के अंतर्गत आप जाते हैं तो आपको 2 मिल जाएंगे, एक आपका नागेश्वर मिलता है, ठीक है, एक आपका सोमनाथ मिलता है। ऐसे भारत में टोटल 12 यहाँ पे ज्योतिर्लिंग हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहिब तलवंडी जो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म वहीं पे होता है। अब कुछ उपाधियां हैं और सूफी संत हैं। चिराग ए देहलवी, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, महबूब ए इलाही, शेख निजामुद्दीन औलिया, मुजदिद शेख अहमद सरहिंदी, बदानवाज सैयद मोहम्मद गेसुदराज। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन हर चैप्टर में आपको मिलती है। दक्षिण भारत में शिव भक्ति संतों को न्यार तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। दक्षिण भारत में जो शिव के उपासक थे, संत थे, उनको न्यार कहते हैं, और जो विष्णु के थे उनको अलवार कहा जाता है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। न्यार के अंतर्गत 63 संत थे और अलवार के अंतर्गत 12 संत यहाँ पे थे। देखिए, अब यहाँ पे भारत के भक्ति आंदोलन से रिलेटेड मैप के थ्रू दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में त्रिमूर्ति कौन कौन है, गुरु नानक, कबीर और रैदास। इसके बाद महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालक्रम दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तुकाराम इंपॉर्टेंट है और रामदास इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना एक बार। 1598 से 1650, 1608 से लेके 1681 तक। ठीक है, ये स्टेट दिए हुए हैं। गुरु नानक साहब 15वीं शताब्दी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और साथ ही साथ इनको आप एक बार देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट आपको मैप के थ्रू आपके लिए अच्छा सा यहाँ पे मैप दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ करवा रहा हूँ, प्रमुख मत है उनके प्रवर्तक, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले है अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बाकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, भेदावाद भास्कराचार्य, शैव विशिष्ट द्वैतवाद श्रीकंठ, अचित्य भेदवाद बलदेव, वीर शैव विशिष्टताद्वैत श्रीपति और अविभागद्वैत विज्ञान भिक्षु। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए अब साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख संत और उनके संप्रदाय यहाँ पे दिए हुए हैं। रामानुचार्य का संप्रदाय था श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लाल दास लाल संप्रदाय, गोविंद प्रभु मानुभाव पंथ, एकनाथ तुकाराम व ज्ञानदेव बरकरी संप्रदाय। देखिए सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी बुक करवा रहा हूँ तो पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इसमें से इंपॉर्टेंट आपको जो लग रहा है आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो कि आपने भी पढ़ते हैं, तैयारी हो जाती है। ठीक है, रामदास बौद्ध धनकरी संप्रदाय, मध्वाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बराग सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय और पुरंदरदास दासकुट संप्रदाय। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को भी कम कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। ठीक है, नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ से गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल इंपॉर्टेंट है, दादू दयाल पूछता है, दादू पंथ व निष्पक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश, राधा बल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामवत संप्रदाय इंपॉर्टेंट, रामानंद भी, श्रीचंद्र गुरु नानक के पुत्र थे, उदास संप्रदाय से थे, जाम्बोवी महाराज बिश्नोई संप्रदाय, निरंजन कनिष्ठ रंजनी संप्रदाय। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे संप्रदाय दिए हुए थे और उनके संत यहाँ पे दिए हुए थे। आगे बढ़ते हैं आगे चैप्टर। अब यहाँ पे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, अभी हमने उत्तर भारत की बात की। अब देखिए उत्तर भारत में क्या होता है, दक्षिण भारत में क्या होता है, विष्णु भक्त और जो थे वो अलवार थे और शिव भक्त थे न्यार थे। ये मैंने करवा चुका हूँ पहले। अभी इसमें आपके 12 संत थे, इसमें आपके 63 संत थे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे अलवार संत या विष्णु भक्त में, तो नंबा अलवार, मधुर कवि, अंडाल महिला और कुलशेखर। ठीक है, ये महिला थी। अब देखिए शिव भक्त की बात करेंगे तो मणिक वाचकर, सुंदर मूर्ति, त्रुज्ञान समुद्र और निरुणा बुक्सरसु अपर। ठीक है, आगे है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी,
तो सिकंदर लोदी के टाइम पे की गई थी। उस टाइम में सिकंदर लोदी का यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, टाइम पीरियड। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? जो चैतन्य गुरु हैं, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु हैं, वो वैष्णव संप्रदाय से लेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के शासनकाल में थे, समकालीन थे, ठीक है। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? फतेरुद्दीन, गजे सकर, बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला है, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो जो ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है, सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह का पुनर्जीवित हुए थे, ऐसा कहा जाता है, इसलिए ईस्टर का त्यौहार यहाँ पे ईसाई लोग मनाते हैं। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती के द्वारा यहाँ पे भारत में चिश्ती सूफी मत को यहाँ पे स्थापित किया गया। सूफी संत मुइजुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति का संत का था? गुरु नानक का था। और आने वाले टाइम में आप लोग देख सकते हैं जितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में कोई भी किसी की भी जात नहीं है, अभी है रूढ़िवादी थोड़ी है चीज़ें, बट आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। हम लोग रहें या ना रहें, उसके बाद की आगे की पीढ़ियाँ इनके ऊपर यहाँ पे देखिए नहीं देखेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ में, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में ये स्थापित है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके स्थित है? बाबा फरीद के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली में, ठीक है। शेख मुजाहिद्दीन औलिया की दरबार कहाँ है? दिल्ली में है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन, गजे सकर, बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। अगला है दोस्तों, देखिए, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते हैं? तो फतेहपुर सीकरी, आपने नाम सुना होगा, आगरा के अंतर्गत, ठीक है। फतेहपुर सीकरी जगह है एक, इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे। देखिए यहीं पे क्या है, बुलंद दरवाजा ही बनाया था अकबर के द्वारा, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम वो भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, जब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई है? शेख सलीम चिश्ती को यहाँ पे प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बैथलहम, जो आपका बैथलहम वर्तमान फिलिस्तीन से जो है आपका, फिलीपींस को कहते हैं, फिलिस्तीन, ठीक है, तो वहाँ पे वर्तमान में आपको चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। देखिए जो गुड फ्राइडे आप लोग अप्रैल के मंथ में जो आपने सेलिब्रेट किया होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ ईसाई लोग सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टियाँ भी होती हैं इस दिन स्कूल वगैरह में। तो गुड फ्राइडे को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो ये नक्शबंदी था। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह मोहम्मद गौस के द्वारा इसको माना गया था। बारहमासा के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, बारहमासा के रचयिता हैं, ठीक है। दारा सिखों द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा, फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के शीर्षक के रूप में किसने किया है? तो दारा सिखों के द्वारा यहाँ पे किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषक जीवपरक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की है? तो ये की गई है रसखान के द्वारा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान को इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को मना कर दिया था इनके द्वारा मिलने से, ठीक है। देखिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ जो है बहुत इंपॉर्टेंट मठ है, जो इंपॉर्टेंट है। पहला है सिंगेरी पीठ, शिव का है, जो मैसूर में है, ये कर्नाटका राज्य में। दूसरा है गोवर्धन पीठ, बलभद्र व सुभद्रा का है, ये पुरी में है, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी आपने सुना होगा। शारदा पीठ कृष्ण के रिलेटेड, जो कि द्वारका गुजरात में है, ठीक है, अरबियन सी के बगल में। और ज्योतिर्पीठ विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। ये 4 पीठ हैं जो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित यहाँ पे किए गए थे, ठीक है। देखिए हर पेज के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निर्वाकाचार्य ने देतवाद का प्रतिपादन किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला चैप्टर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज, जो है मुगल वंश से रिलेटेड, ठीक है। इससे पहले हम सल्तनत काल कंप्लीट कर चुके हैं, दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पे मुगल वंश को हम स्टार्ट करेंगे। मुगल वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से लेकर 57 तक है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कह सकते हैं या
ईस्ट इंडिया के तो पहले से ही थी, बट यहाँ पे 57 में 58 क्रांति होती है, उसके बाद पूरा जो साम्राज्य भारत का जो पूरा शासन रहता है वो अंग्रेजों के पास आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए, मुगल वंश के शासक व उनके उत्तराधिकारी यहाँ पे दिए हुए हैं। तैमूर वंश से समृद्ध होने के कारण मुगलों की तिमुरियन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन जाएगा। और देखिए, मुगल वंश से एक दिन क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि उनकी जो स्थापत्य कला वगैरह है यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए, मुगल शासकों के मकबरे दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो आगरा काबुल में है। आगरा में भी है और काबुल में, 2 जगह है बाबर का। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं टॉम आप लोग गए होंगे, अच्छी जगह है यहाँ पे, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल भी उसको कहा जाता है। ठीक है, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, इंपॉर्टेंट है। जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद में है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है बाबर का मकबरा आगरा, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा और औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में। ठीक है, अब देखिए तैमूर के लिए चीज़ें देखिए। तैमूर के 5वें वंशज बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, दूसरा हुमायूं, फिर अकबर आता है, जहांगीर आता है। ठीक है, जहांगीर का नाम पूछता है, सलीम था इनका नाम। इसके बाद शाहजहां, जिनका नाम खुर्रम भी कहते हैं। ठीक है, फिर औरंगजेब, बहादुर शाह, इसके बीच में औरंगजेब के शाहसुहा, मुराद बख्श और दारा सिकोह, ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे आ जाते हैं। साथ ही साथ शाहजहां के अंतर्गत खुसरो मिर्जा, दावल बख्श और बली का बकरा, इसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहादुर शाह आते हैं, जिनको मुयम भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सादरा शाह आते हैं, आलमगीर सेकंड आते हैं, शाह आलम आते हैं और अकबर शाह द्वितीय आते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आते हैं बहादुर शाह जफर, रंगून के निधन। ठीक है, रंगून का निधन हो जाता है। इन सबको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ देखिए, सभी नहीं पढ़ने हैं, जैसे आपके जहांगीर है, अकबर है, हुमायूं है, शाहजहां है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, खासकर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अगर आपको इसका एक वो चाहिए होता है। ठीक है, फर्रुख शेर वगैरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भारत आज़ाद होता है, 1800 की क्रांति जब होती है, अंग्रेजों का जब शासन शुरू होता है, तो वहाँ पे फर्रुख शेर वगैरह इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे, ये चंगताई तुर्क थे। क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था, तो इनके द्वारा अपना नाम रखा था बाबर। तो क्वेश्चन पूछता है बाबर का दूसरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था, फरगना, वर्तमान जो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, वहाँ का था, और बाबर वहाँ से यहाँ पे आए थे। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश का, देखिए अपने पिता के साइड से वो तैमूर वंश का था, तथा माता के पक्ष से वो चंगेज खान से रिलेटेड था, जो मंगोल शासक थे। ठीक है, तैमूर वंश और मंगोल शासक, माँ और पिता के दोनों की चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं एक बार। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सदस्य हो गई थी, तत्पश्चात उसने मैदनी राय पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इनको आगे देखेंगे डिटेल में चीज़ों को। अब यहाँ पे पहला हम डिटेल में चेक करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे बाबर और हुमायूं के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में देखेंगे, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है वो बाबर के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता भी है, भारत में जो मुगल साम्राज्य का स्थापक किसे माना जाता है, बाबर को माना जाता है। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे, जे चगताई तुर्क थे। अगला है दोस्तों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो आलम खां तथा राणा संगा से, ठीक है, इनके द्वारा इसको इन्वाइट किया गया था भारत में आक्रमण करने के लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। को देखिए 4 युद्ध होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पानीपत का युद्ध होता है पहले 21 अप्रैल 1526 को, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच मध्य होता है, जिसमें क्या होता है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, और यहाँ पे कहते हैं इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ही जो यहाँ पे कह सकते हैं लोदी वंश का यहाँ पे समाप्त तो हो जाता है, और यहाँ पे मुगलों का आक्रमण शुरू, मतलब मुगलों का शासन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, इब्राहिम लोदी को किसको हरा के बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था, तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, बाबर ने किस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बाबर के पास एक तुलगुमा पद्धति थी, जिसके बाद ही इस तरह क्या किया, यहाँ पे बहुत से मतलब अपनी जो सैनिक पद्धति थी उसको ले आया, उसकी वजह से ही ये यहाँ पे क्या करता है, भारत में अपना शासन स्थापित करता है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 में होता है। ठीक है, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया, पानीपत के। देखिए यहाँ पे भी तोप देखिए, जो आधुनिक इसके पास सेना थी, इसके पास असला बारूद था, जिसके वजह से ये भारत में क्या करता है, अपना यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लेता है। और ये किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। ठीक है,
बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। देखिए क्या होता है, ये 4 युद्ध आपको याद होंगे। पहला युद्ध होता है आपका पानीपत का युद्ध होता है, पानी पिया कहते हैं। दूसरे में खानवा, खाना खाया। फिर चंदेली, चल दिया घर को, घर लास्ट में होता है घग्गर का। 4 युद्ध होते हैं, पानीपत का होता है, खानवा का युद्ध होता है, चंदेली का होता है और घग्गर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन चारों को हम देखेंगे एक बार। देखिए फिर क्या होता है, बाबर का जिहाद नारा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में ही दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन पूछता है बाबर के द्वारा कौन से युद्ध के पश्चात, विजय के पश्चात यहाँ पे गाजी की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध के बाद। देखिए 4 चीज बता दिया मैंने आपको, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर, 4 होते हैं। ठीक है, इनको याद रखना। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी, अब क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये तर्किश भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में ये लिखी गई है बाबरनामा, जिसको कहते हैं तुजुके बाबरी बाबरनामा। ठीक है, जो कि क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है बाबर की, मतलब बाबर के द्वारा खुद ही लिखी गई है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा ने किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ और विजयनगर का। देखिए मेवाड़ राजस्थान के अंतर्गत और विजयनगर हम पढ़ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कर्नाटका के अंतर्गत। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन पूछता है, जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण मीर बाकी के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 युद्ध मैंने बता दिया आपको, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? पानी पिया, पानी पीने का खाना खाता है, चल देता है घर को, इसको याद रखो। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। विपक्ष में कौन था? इब्राहिम लोदी था, इसको हरा देता है बाबर। खानवा के युद्ध होता है बाबर और राणा संगा के बीच में, यहाँ पे राणा संगा की यहाँ पे पराजित हो जाते हैं। फिर होता है चंदेरी का युद्ध। देखिए 26, 27, 28, 29 लगातार 4 साल युद्ध होते हैं 4, और ये चारों को यहाँ पे बाबर जीत जाता है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध होता है मैदनी राय के साथ, मैदनी राय की यहाँ पे हार हो जाती है, बाबर की विजय होती है। उसके बाद होता है घाघरा का युद्ध, जो होता है 1529 में महमूद लोदी के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या करेंगे यहाँ पे याद रखेंगे। उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं एक बार। इसके बाद आगे देखेंगे हम बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य के बारे में देख लेते हैं एक बार। विजयनगर साम्राज्य जो था वहाँ पे कृष्णदेवराय का शासन था, दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, बंगाल में नुसरत शाह का शासन था और मेवाड़ में राणा संगा का शासन था। देखिए मेवाड़ को भी, राणा संगा को भी हरा जाते हैं यहाँ पे, इब्राहिम लोदी को भी हरा जाते हैं, और बाबर यहाँ पे कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से यहाँ पे भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित कर देते हैं। ठीक है, बाबर को उनकी उदारता के कारण लोग उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? कलंदर। तो कहा जाता है कि बाबर काफ़ी उदार दिल के थे। ठीक है, इसलिए उनको कलंदर कहा जाता है। आगरा में किसने जामितीय विधि से बाग, जो आराम बाग या फिर नूरे अकबान के नाम से लगवाया था? बाबर के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है जामितीय विधि के द्वारा बाग किसने बनवाया था? यहाँ पे आगरा में ये बनवाया था बाबर के द्वारा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? 1532 में करते हैं। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1531 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं जो थे, हुमायूं ज्योतिष पे काफ़ी विश्वास करते थे। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध, अब चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में होता है। हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी के द्वारा यहाँ पे हुमायूं को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हुमायूं भाग जाते हैं, फिर हुमायूं 15 साल बाद फिर से आते हैं 1555 के आसपास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गंदी छोड़कर भागना पड़ा? देखिए बता दिया मैंने आपको, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है 1940 में। इसके बाद क्या होते हैं, हुमायूं क्या होते हैं, दिल्ली से भाग जाते हैं। ठीक है, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बनता है? सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। ठीक है, यहाँ से फिर से हुमायूं अपने शासन यहाँ पे स्थापित कर लेते हैं। 15 साल के लिए ये यहाँ से भाग जाते हैं दिल्ली से। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण होती है? देखिए दिल्ली के अंतर्गत दीने पनाह भवन है, एक पुस्तकालय है वो। ठीक है, तो वहाँ से सीढ़ियों से गिर के माना जाता है कि हुमायूं की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये था हुमायूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? ये किए थे हुमायूं के द्वारा, और ये प्रथम मुगल शासक थे जिसके द्वारा यहाँ पे भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? तो ये था हिंदाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम। देखिए जो हुमायूं मकबरा है, हुमायूं टॉम है, दिल्ली के अंतर्गत है, काफ़ी अच्छा है। अगर कभी आप लोग दिल्ली वगैरह विजिट करेंगे तो उसको जरूर देखने जाएगा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी द्वारा, उनकी पत्नी का नाम था हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया, जो कि दिल्ली में है। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का पहले दोहरे गुंबद का मकबरा है। क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहले
दोहरे गुंबद का मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली के हैं, और दिल्ली में किसका है वो है हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और श्वेत संगमरमर, इसको प्रोटोटाइप ऑफ जो आपका ताजमहल है वो भी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। लैनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन पर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, दीनपना भवन जो था दिल्ली में, वहाँ सीढ़ियों से गिर के लाइब्रेरी से उनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है यहाँ पे शेरशाह सूरी, सूरवंश के बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था। देखिए 1540 से 1545 के बीच में हम बात करेंगे। तो देखिए ये पूरा भारत का नक्शा दिया हुआ है, इसमें कटक से लेके पाकिस्तान, लाहौर, जालंधर, अंबाला, लुधियाना, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी जो दिए हुए हैं, सभी जगह यहाँ पे कह सकते हैं कि सूर्यवंश का, यहाँ के सूर्यवंश का शासन था। देखिए ये साउथ तक गए नहीं थे, पर देख सकते हैं उत्तर भारत और मध्य भारत और पश्चिम पूर्व भारत में इनका पूरी तरह से अधिकार यहाँ पे था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी एग्जाम से रिलेटेड। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खान। क्वेश्चन पूछता है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद का था। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहार खां लोहानी जो मोहम्मद शाह, इनके द्वारा यहाँ पे शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली लाइन है, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। जो शेरशाह के शासनकाल में जो भू राजस्व होता था उसकी वसूली करने वाला एक अधिकारी होता है जिसको मुंसिफ अथवा आमिल कहते थे। क्वेश्चन पूछता है आमिल कौन थे, तो ये क्या करते थे, भू राजस्व की वसूली करने वाला एक अधिकारी होता था यहाँ पे। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासन कौन बना, तो ये शेरशाह सूरी बन जाते हैं कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हरा के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगली लाइन की तरफ चलेंगे। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, देखिए सासाराम बिहार के अंतर्गत शेरशाह का मकबरा है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी, तो शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी, जो ग्रांड ट्रंक रोड लाहौर से लेके कलकत्ता तक जाती है, इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी नेशनल हाईवे 1 है हमारा। ठीक है, इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कालिंजर में हुई थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता था, तो गजे सिकंदरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजे सिकंदरी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए इस पद्धति का उपयोग यहाँ पे किया जाता था। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया है, देखिए दिल्ली में अब कब जाएंगे तो पुराना किला एक जगह है दिल्ली की, दिल्ली फोर्ट जगह है। ठीक है, तो वहाँ पे जाएंगे, काफ़ी अच्छी जगह है वो। तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा इसको करवाया गया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के पूरे साम्राज्य को खो चुका हूँ, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का था, तो ये था शेरशाह सूरी का। इन्होंने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य क्या खो चुका हूँ। अगला है, किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, तो कालिंजर अभियान जो होता है 1545 में। ठीक है, सॉरी, इसको तो सही कर लेना क्योंकि कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, तो 1545 में। ठीक है, शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे, तो शेरशाह सूरी के द्वारा इनको प्रचलित किया गया था। और क्वेश्चन पूछेगा भारत में पहले जो स्वर्ण मुद्रा है, ठीक है, किसने, सोने के सिक्के, वो आपका हुमायूं हो जाएगा, इसको याद रखना। और यहाँ पे चांदी की बात कर रहा है, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, तो ये शेरशाह सूरी हो जाएगा। शेरशाह ने दिल्ली में किला कुहबना मस्जिद का निर्माण करवाया, यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है, जो मैंने आपको बताया पुराना किला दिल्ली में, दिल्ली फोर्ट। ठीक है, शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, इस्लाम शाही बनते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3, 1/3 भाग वो क्या करना था, राज्य को देना पड़ता था। मतलब इसके टाइम पे जो भी किसान लोग क्या करते थे, उपज चीज़ें उनकी होती थी, उसका 1/3 जो होता था वो किसको देना पड़ता था, वो शेरशाह सूरी को देना पड़ता था, मतलब। ठीक है, रुपये का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था, ये भी आपके शेरशाह ही थे। ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में बहुत बार। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। क्वेश्चन पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी को किसने संरक्षण प्रदान किया, तो शेरशाह सूरी के द्वारा इनको किया गया था। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आगे स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।